नमस्कार। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ये एक बेहद गंभीर मसला है। आज हम इसी पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर भारत के एक महत्वपूर्ण कानून पॉश अधिनियम 2013 पर। हमारे पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पॉश एक विस्तृत समीक्षा नाम के दस्तावेज से कुछ खास जानकारी है। तो हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं कि कानून क्या है, बल्कि ये समझना है कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, इसके खास हिस्से क्या हैं और असल में ये काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि यौन उत्पीड़न सिर्फ किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं है। इसका असर ना पूरे काम के माहौल पर पड़ता है, मतलब वहाँ की सुरक्षा, सम्मान, यहाँ तक कि प्रोडक्टिविटी, सब पर। पॉश अधिनियम यानी द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 वो इसीलिए लाया गया था, इसी चुनौती से निपटने के लिए। अच्छा। और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। तो मतलब कानून का मुख्य उद्देश्य सजा से ज्यादा रोकथाम और सुरक्षा पर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका लक्ष्य ही यही है कि महिलाओं को काम की जगह पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से बचाना। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो उसकी निष्पक्ष और समय पर जांच हो, ये सुनिश्चित करना। और सबसे बढ़कर एक ऐसा माहौल बनाना जहां डर ना हो, जहां सब सम्मान महसूस करें। हमारे स्रोत में यौन उत्पीड़न की परिभाषा भी दी गई है, वो काफी विस्तृत लगती है। क्या क्या आता है इसमें? हाँ, परिभाषा का दायरा जानबूझकर बड़ा रखा गया है। इसमें सिर्फ अनचाहा शारीरिक संपर्क या हरकतें ही नहीं है, बल्कि यौन संबंध बनाने की मांग करना या अनुरोध करना, सेक्सुअल टोन वाली टिप्पणियां जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अश्लील चुटकुले सुनाना या कोई पोर्नोग्राफी दिखाना, और यहाँ तक कि इशारों में या सीधे तौर पर यौन लाभ के लिए धमकाना या कोई वादा करना, ये सब इसमें शामिल है। मतलब शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक, सब तरह का व्यवहार। हाँ, सब कवर होता है इसमें। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में है वो है कार्यस्थल की परिभाषा। ये सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कार्यस्थल में सिर्फ आपका रेगुलर ऑफिस नहीं आता, सरकारी, गैर सरकारी संगठन, प्राइवेट कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, खेल परिसर, और यहाँ तक कि काम के सिलसिले में की गई कोई भी यात्रा, मान लीजिए आप क्लाइंट की जगह पर गए हैं, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा। और असंगठित क्षेत्र भी, जैसे घरेलू कामगार हैं, तो उनके लिए उनका काम करने का घर, वो भी कार्यस्थल माना जाएगा। वाह। मतलब कोशिश ये है कि कानून का फायदा हर कामकाजी महिला तक पहुंचे। जी बिल्कुल, कहीं भी वो काम करते हों। इस सुरक्षा को जमीनी स्तर पर लाने के लिए कानून एक सिस्टम बनाता है, अंदरूनी शिकायत समिति यानी आईसीसी की। ये क्या है और ये कैसे काम करती है? हाँ, कानून कहता है कि भाई हर वो संगठन जहां भी 10 या ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां एक आईसीसी मतलब अंदरूनी शिकायत समिति बनानी ही होगी। ये मैंडेटरी है। और इसकी बनावट भी खास है शायद। हाँ, बनावट भी तय है। अध्यक्ष के तौर पर एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होंगी, कम से कम 2 सदस्य कर्मचारियों में से ही होंगे जिन्हें महिलाओं के मुद्दों पर काम करने का अनुभव हो या थोड़ी कानूनी जानकारी हो, और एक बाहरी सदस्य भी होगा। बाहरी सदस्य जैसे किसी एनजीओ से या कोई ऐसा एक्सपर्ट जो लैंगिक समानता के मुद्दों पर काम करता हो। इनकी मौजूदगी से निष्पक्षता बनी रहती है। अच्छा। तो अगर किसी को शिकायत दर्ज करनी हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है? स्रोत में गोपनीयता और समय सीमा का जिक्र है। हाँ, प्रक्रिया काफी स्पष्ट है। पीड़िता को घटना के 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत आईसीसी को देनी होती है। 3 महीने? हाँ, लेकिन अगर देरी का कोई वाजिब कारण है तो आईसीसी इस समय सीमा को और 3 महीने तक बढ़ा भी सकती है। अच्छा। शिकायत मिलने के बाद आईसीसी जांच शुरू करती है, और ये जांच नेशनल जस्टिस के सिद्धांतों पर होती है। मतलब दोनों पक्षों को सुना जाता है, सबूत देखे जाते हैं, और पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है। ये बहुत जरूरी है। और आईसीसी को ये जांच 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है। 90 दिन, ठीक है। और जांच के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो? जांच पूरी होने पर आईसीसी अपनी रिपोर्ट बनाती है और उसे नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर को सौंपती है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आईसीसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। किस तरह की कार्रवाई? ये मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है, जैसे लिखित माफी से लेकर चेतावनी देना, प्रमोशन रोकना, कंपनसेशन यानी मुआवजा दिलवाना, या फिर नौकरी से निकालना भी। ओके। और नियोक्ता को आईसीसी की सिफारिशों पर 60 दिनों के अंदर कार्रवाई करनी होती है। ये तो हुई प्रक्रिया, लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि सिर्फ समिति बना देना या प्रक्रिया तय कर देना काफी नहीं है। जागरूकता और प्रशिक्षण,
इसका क्या महत्व है? बहुत ही ज्यादा महत्व है। कानून ये अनिवार्य करता है कि एम्प्लॉयर सभी कर्मचारियों को पॉश पॉलिसी और यौन उत्पीड़न के बारे में रेगुलरली जागरूक करे। कैसे, मतलब वर्कशॉप वगैरह? हाँ, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस आयोजित करने चाहिए। सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि भाई क्या व्यवहार यौन उत्पीड़न माना जाता है, शिकायत कैसे करनी है, आईसीसी के सदस्य कौन है। जागरूकता और संवेदनशीलता ही असल में रोकथाम की कुंजी है। इसके बिना कानून सिर्फ कागज पर रह जाएगा। सही बात है। और अगर कोई संगठन इन नियमों का पालन न करे, जैसे आईसीसी ना बनाए या जागरूकता कार्यक्रम न चलाएं, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, पेनल्टी है। पहली बार गलती करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 50,000? हाँ, और अगर वही गलती दोहराई जाती है तो जुर्माना 2 गुना हो सकता है, और साथ ही व्यापार करने का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। ओह, तो ये काफी गंभीर है। जी, ये दिखाता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है। तो संक्षेप में कहें तो पॉश अधिनियम सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और बराबरी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। और ये एक तरह से किसी भी संगठन की अपनी वर्क कल्चर और वैल्यूज के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसका पैमाना भी है। बिल्कुल सही कहा। ये कानून एक ढांचा देता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन और कर्मचारी दोनों मिलकर इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं। ये सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, सम्मानजनक और प्रोडक्टिव कार्यस्थल बनाने की हम सब की साझा जिम्मेदारी है। यहाँ एक बात सोचने वाली है जो शायद हमारे स्रोत से थोड़ी आगे जाती है। कानून और समितियां अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल हैं, पर कार्यस्थलों में वो वास्तविक सांस्कृतिक बदलाव कैसे लाया जाए? वो कौन से छोटे बड़े कदम हो सकते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर, जो सिर्फ नियमों के पालन से आगे जाकर हमारी सोच और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाएं, ताकि ऐसी घटनाओं की नौबत ही कम आए? इस पर जरूर सोचना चाहिए।